हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने वेक्टर के कंपोनेंट्स लेना सीखा था, ठीक है ना। आज अपन उसी से रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं बेटा थोड़े बहुत। तो देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज 4 एंड एंगल विद एस एक्सिस इज 30 डिग्री, देन रिप्रेजेंट द वेक्टर। हमेशा याद रखना कि अब रिप्रेजेंट द वेक्टर आ रहा है ना, इट मींस अपन को आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में ही उस वेक्टर को क्या करना है, अपन लोगों को रिप्रेजेंट करना है। तो आप लोगों को कोई भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 4, मान लेते हैं वो ए वेक्टर है, तो उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लोगों के पास कितना दे रखा है 4, और वो एस एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखना आप लोग, ये तो गया एस एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया अपन लोगों के पास कोई वेक्टर ए, और यहाँ पे ये एंगल आप लोगों के पास कितना हो गया 30 डिग्री। तो फैक्ट है कि इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इस एक्सिस पर आएगा और एक कंपोनेंट किस एक्सिस पर आएगा, इस एक्सिस पर आएगा। अब आप याद करो, मैंने आपको बोला था कि जिस एक्सिस के साथ, ठीक है ना, अब फैक्ट है कि एस एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो ए एक्स आएगा, और यहां पे कितना आएगा ए वाई। अब ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब याद करो मैंने आपको बताया था कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसके साथ हमेशा कॉस का, तो ये कितना हो जाएगा ए कॉस 30 डिग्री, और यहां पर ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास ए साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन पे ए एक्स इक्वल टू आपके पास ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 4, तो हो जाएगा 4, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये इससे कितने टाइम चला जाएगा 2, तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी 2√3, और यहाँ पे कितना जाएगा 4 × 1/2, तो यहाँ से ए वाई की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो ए एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 2√3। तो अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ए वेक्टर, अब एस एक्सिस का लॉन्ग मैग्नीट्यूड कितना है 2√3, तो हो जाएगा 2√3 आई कैप साथ में डायरेक्शन, प्लस वाई एक्सिस पर मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो हो जाएगा 2 जे कैप। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। आई नहीं बस समझ में आप लोगों को। अब आप इसका मैग्नीट्यूड ले लो, 4 आना चाहिए, देखते हैं 4 आता है कि नहीं आता है। तो अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड लेता हूं, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं याद है ना, रूट लो, और जो सबसे पहले एस एक्सिस पे जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो, प्लस वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो। तो यहां पर ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा 4 × 3, ठीक है ना, ये हो जाएगा 12, और यहां पे ये कितना जाएगा 4, तो 16 हो गया ना, और √16 का वैल्यू कितना होता है आप लोगों को, रूट कितना होता है, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 4। देख लो आप लोग इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 ही तो है। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस देखने हैं। आई बात समझ, देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन एस एक्सिस इज 5 एंड इट्स एंगल विद वाई एक्सिस इज 60 डिग्री, देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो आपको क्या दे रखा है, कंपोनेंट दे रखा है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन एस एक्सिस, मतलब आप बहुत ध्यान से सुना, यहां पे ये हो गया एस एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और वो वेक्टर है, ठीक है ना, जो भी वेक्टर है वो वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री के एंगल पर है 60 डिग्री के एंगल पर। मान लेते हैं कि ये रहा वेक्टर आप लोगों के पास, कोई भी अपन मान लेते हैं ए वेक्टर ही मान लेते हैं, और ये वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है आप लोगों के पास, ये एंगल बना रहा है आप लोगों के पास 60 डिग्री। आगे बात समझ में। और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन एस एक्सिस, फैक्टर इसका यहां पे जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा ax, और यहां पे इसका जो कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा वो कितना आएगा आपके पास ay, और ax की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 5, मतलब ax इक्वल टू अपन लोगों को दे रखा है कितना 5 दे रखा है। तो आप बहुत ध्यान से देखना, अब जो एंगल बन रहा है वो कौन से एक्सिस के साथ बन रहा है, y एक्सिस के साथ बन रहा है। एंगल कौन से एक्सिस के साथ बन रहा है, y एक्सिस के साथ बन रहा है, और जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ हमेशा कौन जाएगा cos, तो ये हो जाएगा a cos 60 डिग्री, और यहां पे ये कितना हो जाएगा a sin 60 डिग्री हो जाएगा। अगली बात समझे, अब आप बहुत ध्यान से देखना, a x की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 इक्वल टू
ए की वैल्यू नहीं पता, और साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 10 और ये नीचे जाएगा 10 अपॉन में √3, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अगली बात सुनना, अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो आप, तो a की वैल्यू होगी 10 अपॉन में √3 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास ay। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, कितने टाइम 5 टाइम, तो ay की वैल्यू आप लोगों के पास कितने जाएगी 5 अपॉन में √3 जाएगी। तो अपन को क्या करना है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आप देखो आपके पास ay की वैल्यू आ गई, ax की वैल्यू आ गई, तो a वेक्टर इक्वल टू कितना लिखूंगा, ax i कैप प्लस ay j कैप। ax की वैल्यू कितनी है 5 i कैप प्लस 5 अपॉन में √3 कितना आ जाएगा j कैप। तो ऐसे कंडीशन पे ये तो किसकी वैल्यू है, a वेक्टर की वैल्यू है मेरे पास। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, याद है मैग्नीट्यूड, रूट लो, सबसे पहले ax का स्क्वायर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस फिर ay का स्क्वायर, ये कितना जाएगा 5 अपॉन में √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पर जाएगा आपके पास 25 प्लस 25 अपॉन में 3 हो जाएगा। एलसीएम कितना जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम कितना जाएगा 3, तो अंदर कितना जाएगा आपके पास, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो ये इतना, ठीक है, इधर 75 हो जाएगा ना, ठीक, प्लस 25 रूट में, तो ऐसी कंडीशन पे कितना जाएगा 100 अपॉन में 3। तो जो a का मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा रूट में 100 अपॉन में 3। तो a का जो मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा वो कितना आएगा 10 अपॉन में √3। देखो ये तो अपन पहले ही निकाल चुके थे कि जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ये a और a की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन में √3। तो यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 10 अपॉन में √3। चाहे डायरेक्ट यहीं पर ही आंसर आ गया था, या फिर अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहो तो यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे बस कैसे भी करो, अगर अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो कैसे भी लेके आओ आंसर एकदम सेम आएगा। आगे बात समझ में, देखो जल्दी से इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपके पास एक p वेक्टर दे रखा है, ये रहा p वेक्टर, ठीक, ये हो जाएगा s एक्सिस, ये -x, ये y और ये -y, ठीक। अब अपन को क्या करना है, p वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है मतलब i कैप और j कैप की टर्म में लिखना है। तब आप देखना, तो फैक्ट है कि अगर इस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है 5, इसका एक कंपोनेंट तो आ जाएगा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर का आ जाएगा इधर की तरफ। इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो होगा px और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा py। अब जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसके साथ हमेशा cos जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा p cos 5, तो यहाँ पे कितना जाएगा p sin 5। अगली बात सुने, तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास p वेक्टर इक्वल टू कितना जाएगा px, ठीक है ना, i कैप, लेकिन साथ में माइनस लिखूंगा क्योंकि px इधर की तरफ आ रहा है, कौन से एक्सिस पर आ रहा है माइनस। आपको पता है इधर की तरफ चलूंगा तो प्लस आई कैप, इधर की तरफ चलूंगा तो माइनस आई कैप, इधर की तरफ चलूंगा तो प्लस जे कैप और नीचे की तरफ चलूंगा तो माइनस जे कैप। आई कैप क्या होता है, आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एस एक्सिस, तो माइनस आई कैप क्या होगा, माइनस आई कैप क्या होगा यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस एस एक्सिस होगा। जे कैप क्या होता है, जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अगली बात समझना आप लोगों को, तो ये होगा px उल्टी साइड में इसलिए माइनस आई कैप प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा py और यहाँ पे प्लस जे कैप रहेगा, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अपन लोगों के पास p वेक्टर इक्वल टू कितना रहेगा, p वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा p cos 5 माइनस आगे लिख देता हूं i कैप प्लस p sin 5 j कैप। ये अपन लोगों के पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई बात समझ में, देखो जल्दी से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप लोगों को कि आपके पास दो स्ट्रिंग है, दो रस्सी है, एक ये वाली और एक ये वाली, और इससे एक ब्लॉक लटका हुआ है 5 kg का, ठीक। तो फैक्ट है अगर किसी भी
रस्सी पे, किसी भी स्ट्रिंग पर अगर कोई ब्लॉक लटका हुआ होता है तो रस्सी उसको पकड़ के रखती है, तभी तो रुका हुआ रहता है। अरे बस में तो फैक्ट है जब रस्सी उसको पकड़ के रखती है तो कोई ना कोई एक तरीके से जो रस्सी होती है, जो स्ट्रिंग होती है, वो टाइट हो जाती है, इट मींस उसके अंदर क्या रहती है, टेंशन आ जाती है, उसको पकड़ के रखे हुई है। एज इट इज ये भी पकड़ के रखा हुआ है। और ये सब सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि इस पर लगने वाले जितने भी फोर्स है, नेट फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 0, तभी तो रुका हुआ है। ठीक ना। अब यहाँ पे फोर्स, एक तो ये दो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहे हैं, तो फैक्ट है एक फोर्स नीचे की तरफ भी लग रहा होगा, और वो कितना लग रहा होगा, 5G। 5G और G कितना होता है, G का वैल्यू आप सबको पता होता है, G इक्वल टू आप लोगों के पास 10 होता है कि नहीं होता है, 10 मीटर, जिसको ग्रेविटी बोलते हैं कि हर एक सिस्टम ग्रेविटी खींचती तभी तो रस्सी ने ऊपर पकड़ के रख रखा है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर बात करूं तो यहाँ पे नीचे की तरफ कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और रस्सी ने इन रोक रखा है इसको। अब रोक रखा है तो फैक्ट 50 न्यूटन इन दोनों से बैलेंस हो रहा है कि नहीं, तो अपन को T1 और T2 की वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। आगे बात में तो देखना आप लोग, मैं इस 5 kg को थोड़ी सी देर के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक डॉट से। तो नीचे की तरफ कितना लग रहा है, 50 न्यूटन, और ये एक लाइन हो गई। इसमें इधर की तरफ तो लग रहा है मेरे पास कितना, तनाव, टेंशन T2, और इधर की तरफ जो टेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है मेरे पास, एक तरीके से T1 आ रही है। ठीक, ये एंगल मेरे पास कितना है, एक तरीके से 30 डिग्री, और ये एंगल मेरे पास एक तरीके से कितना है, 60 डिग्री। आगे बात समझ में। अब आप हमेशा याद रखना कि जब भी अपने पास कोई वेक्टर है, अब जैसे फोर्स है, टेंशन है, अगर कोई वेक्टर आप लोगों के पास टेढ़ा है, टेढ़े से मतलब ठीक है ना, एक्सिस पे नहीं है, ना तो एस एक्सिस पर है, ना वाई एक्सिस पर है, ना जेड एक्सिस पर। अब ये देखो इस तरीके से जा रहा है, तो फैक्टर अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ये इस तरीके से जा रहा है, तो इसी पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए एक एक्सिस इधर बन सकती है ना, इस तरीके से, देखो इसके लिए। और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो एक्सिस बनेगी वो कैसे बनेगी, देखना इस तरीके से। अब आपको ध्यान से देखना, तो T2 का इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री। तो फैक्टर की T2 का इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा, इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा वो कितना जाएगा, T2 cos 30 डिग्री। तो अगर इधर cos आ गया तो ऊपर की तरफ क्या जाएगा, sin, तो यहां पर हो जाएगा T2 sin 30 डिग्री। एज इट इज T1 का इस एक्सिस के साथ एंगल कितना बना, 60 डिग्री, तो ये कितना जाएगा, T1 cos 60 डिग्री। तो इधर कितना जाएगा, T1 sin 60 डिग्री। आगे बस, अब सब कुछ इक्विलिब्रियम में, तो ये वाला टेंशन इसको इधर ले जाना चाहता है, तो ये वाला टेंशन इस ब्लॉक को इधर ले जाना चाहता है, लेकिन F नेट तो 0 है ना, F नेट 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि T1 cos 60 डिग्री इक्वल टू है T2 cos 30 डिग्री के। अरे बस, अब T1 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू T2 cos 30 की वैल्यू यहां पर कितनी जाएगी, √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो T1 इक्वल टू कितना गया, √3 T2 के इक्वल आ गया। आई बात समझ में। एज इट इज अब आप देखना, ये दोनों फोर्स मिलके ऊपर की तरफ लग रहे हैं, और ये जब ये ऊपर की तरफ लग रहे हैं तो ये किसको बैलेंस कर रहे हैं, 50 न्यूटन को बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये कितना जाएगा, देखना T2 sin 30 डिग्री प्लस T1 sin 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, 50 न्यूटन के इक्वल हो गया। तो आप देखना T2 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस T1 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे कितना जाएगा, T2/2 प्लस T1। अब देखो T1 की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे T2 आ रहा है, T1 आ रहा है, तो मैं एक T1 की वैल्यू यहां से देता हूं, T1 इक्वल टू कितना है, √3T2, तो ये हो जाएगा आपके पास √3T2, और यहाँ पर कितना जाएगा, √3/2 इक्वल टू कितना जाएगा, 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा T2/2 प्लस, ठीक है ना, √3 मिलके कितना जाएगा, 3 T2/2 इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नीचे इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, इन दोनों 2 को कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 3 प्लस
3t2 प्लस t2 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4t2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। तो आप लोगों के पास यहाँ से t2 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी जाएगी 25 न्यूटन आ जाएगी। अगली बस में अब t2 की वैल्यू कितनी है 25 न्यूटन, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से t1 की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ से t1 की वैल्यू जाएगी √3 और t2 की वैल्यू कितनी है 25 न्यूटन। ये आपके पास t1 की वैल्यू है। तो t2 की वैल्यू तो आप लोगों के पास कितनी आ गई 25 न्यूटन और t1 की वैल्यू कितनी आ गई, t1 की वैल्यू आ गई 25 √3 न्यूटन। आई बात समझ में। अब इससे टिपिकल आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है कंपोनेंट के लिए, अगर मैं बात करूं तो। आई बात समझ, देखो जल्दी से इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is placed on an inclined plane of angle theta, then find out component of its weight in the direction of plane and perpendicular to the plane। ये अपन समझते हैं डायरेक्शन ऑफ द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होता है। जैसे नॉर्मली ये अपने पास कोई भी एक सरफेस है, ठीक है ना, ये कोई एक सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। अब अगर ये यहाँ पे कोई भी एक सिस्टम रखा हुआ है, तो इस सरफेस के लिए जब भी बात करूंगा तो इसमें दो, इस यहाँ पे मैं दो तरीके के कंपोनेंट निकाल सकता हूँ। एक तो प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट निकाल सकता हूं इस तरीके से, ये प्लेन के पैरेलल, तो ये तो एक तरीके से क्या हो जाते हैं प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट हो जाते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आपके पास जो प्लेन है, आपके पास जो प्लेन है वो एकदम कैसा रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ पे अपन दो तरीके के कंपोनेंट पे बात कर सकते हैं, एक तो पैरेलल कंपोनेंट पर और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर। और ये यहाँ पे देखो 90 डिग्री। तो दो तरीके के कंपोनेंट अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अगली बात समझ में, क्योंकि अभी अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी वेक्टर इस तरीके से अगर होता है ए वेक्टर, तो उसके दो कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ ले लेते हैं। देखो ये वाला कंपोनेंट क्या है पैरेलल टू प्लेन है, और ये वाला जो इसका इधर वाला जो कंपोनेंट आता है ये क्या होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन है। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब आप इसको एज इट इज ऐसे कैसे देखते जाओ। अब अगर मैं इस प्लेन को इस तरीके से किसी एक एंगल पर टर्न कर दूं, इस प्लेन को यहां से उठाया और ऊपर कर दूं, तो जैसे मैं इसको ऊपर करूंगा, ठीक है ना, तो ये प्लेन इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखना कुछ इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। मान लेते हैं कि अपन इसको यहां से इस तरीके से उठा के इस तरीके ये कंडीशन हो जाएगी कि नहीं जाएगी अपन लोगों के पास। ये कंडीशन हो जाएगी कि नहीं जाएगी अपन लोगों के पास, ठीक है। थोड़ा सही से बनाओ एक बार। और मान लेते हैं कितना लेके गए अपन थीटा एंगल लेके गए। आगे पास में अब जो प्लेन है वो प्लेन ये रहा। अब जो प्लेन पहले हॉरिजॉन्टल था, अब वो प्लेन हॉरिजॉन्टल ना होके अब वो किस में कन्वर्ट हो गया इंक्लाइंड प्लेन में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया इंक्लाइंड प्लेन। अपने घर के बाहर जो फिसलपट्टी होती है ना उसको देख लेना आप जाके एक बार, ठीक है ना। तो इंक्लाइंड प्लेन हो गया। अब फैक्ट अब प्लेन ये है, तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर अगर मैं बात करूंगा जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो पैरेलल कंपोनेंट अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया पैरेलल टू प्लेन, ठीक है ना, पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। और इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा आपके पास थोड़ा सा टेढ़ा, यही तो होगा परपेंडिकुलर, तो ये होगा आप लोगों के पास परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। आगे बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पे हमेशा याद रखना, देखो वो क्या कह रहा है आपके पास कि जो कोई भी एक प्लेन था अभी वो इस तरीके से था, देखना आप लोग, जो भी प्लेन था वो भी बिल्कुल ऐसे सीधा था, ठीक है ना। तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो बिल्कुल ऐसा आ रहा था सीधा। अब आप खुद सोचो कि अगर आप इसको किसी एक एंगल से टर्न कर देंगे, आप किसी एक एंगल से इसको अगर घुमा देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो आप देखो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी तो इधर की तरफ चला जाएगा कि चला जाएगा। पहले ये ऐसा था, ऐसा बिल्कुल सीधा, और आपने इसको एक एंगल थीटा से कर दिया तो देखो परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी इधर की तरफ शिफ्ट हो गया।
तो अपन जब भी फिजिक्स में देखेंगे तो अपन इंक्लाइंड प्लेन मतलब जो हॉरिजॉन्टल किसी एक एंगल थीटा पर होगा। तो अगर यहां पर बात करेंगे तो अगर इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे तो ये होगा पैरेलल कंपोनेंट और ये होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अरे बस में, और जब अपन हॉरिजॉन्टल प्लेन के केस में बात करेंगे तब ये होगा पैरेलल कंपोनेंट और ये होगा आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आई बात समझ में आप लोगों को? तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो आप लोगों से, क्वेश्चन में देखो वो क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है, और ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, थीटा, और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, ठीक है, एम मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके जो वेट है mg, अब आपको पता है कि जो mg होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करता है, नीचे की तरफ mg इस तरीके से वर्क करता है। अब आप देखो mg तो नीचे लग रहा है ना, अब अपन को क्या करना है, इस mg के कंपोनेंट लेने, एक तो प्लेन के डायरेक्शन में लेना है, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन। अभी बात सुनिए आप लोगों को। तो फैक्ट है कि एक कंपोनेंट तो मेरे पास इधर की तरफ आ जाएगा इसका, और एक कंपोनेंट इसका किधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। अब आप देखो जो ये mg है इस इंक्लाइंड प्लेन में कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर की तरफ चला जाएगा और एक इधर की तरफ चला जाएगा। क्योंकि आप बहुत ध्यान से देखना, अगर कोई भी वेक्टर ऐसा है ना तो इसके दो ही कंपोनेंट आएंगे, एक तो इधर की तरफ आएगा और एक इधर की तरफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्या इस वेक्टर का कंपोनेंट इधर की तरफ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि है ही नहीं इधर। तो अगर सपोज कोई वेक्टर ऐसे होता तो इसके कंपोनेंट कैसे आते, इधर की तरफ आता और इधर की तरफ आता। आएगा कि नहीं आएगा? अब ये वेक्टर जा रहा है नीचे, इस तरीके से नीचे जा रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ। आ गई बात समझ में आप लोगों को? अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर ये एंगल आप लोगों के पास थीटा है ना, ये वाला एंगल अगर आप लोगों के पास थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल आप लोगों के पास कितना होगा, थीटा होगा। आ गई बात समझ में? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये इधर वाला कंपोनेंट, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, mg sin थीटा। क्योंकि जिस एक्स, आप देखो इस वाली एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना जाएगा, cos थीटा, और इस वाली एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा है इसलिए इसके साथ कौन चला जाएगा, sin थीटा चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आपके पास ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना, अगर मैं बात करता हूं तो जो कंपोनेंट आएगा इन डायरेक्शन ऑफ प्लेन, वो आप लोगों के पास कितना जाएगा, डायरेक्शन ऑफ प्लेन mg sin थीटा, और परपेंडिकुलर टू प्लेन जो कंपोनेंट आएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, mg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में आप लोगों को? ठीक, तो इस तरीके से अपन लोग इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। क्योंकि अब जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, इंक्लाइंड प्लेन के लिए, क्योंकि देखो जो भी एक्सिस होती है ना, अब आपको पहले देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए बात करूंगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन बिल्कुल ऐसे रखा होगा, तो यहां पर होता है x, यहां पर होता है माइनस एक्स, यहां पर होता है प्लस वाई, यहां पर होता है माइनस वाई। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब प्लेन हॉरिजॉन्टल ना होके इंक्लाइंड है, तो इस वाले केस में जो एक्सिस बनेगी वो ऐसे ही तो बनेगी, इस तरीके से बनेगी और इस तरीके से बनेगी। तो ये तो जाएगा आपके पास प्लस एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस वाई और ये हो जाएगा माइनस वाई। अब आप देखो मैंने, अब आप देखना ये होता है ओरिजिन, यहां से इसको तोड़ दो, इतना तोड़ दो, यहां से लेके यहां तक तोड़ दो और ये उठा के यहां पे रख दो, तो देखो ये वाला, तो ये तो हो गया प्लस एक्स और ये हो गया आपके पास माइनस वाई। तो एक कंपोनेंट तो एस एक्स पे चला, एस एक्सिस पे चला जाएगा और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे चला जाएगा। आई नहीं बात समझ में आपको? देखो जल्दी से इसको,